हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंचल सर आ गया हूँ आपके लिए नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके। हम यहाँ डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चंस के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से कहाँ कैसे और किस लाइन से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। आने वाले 2020 नीट में आप अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल्स को पहले लाइक कर लें, बायोलॉजी बाई अंचल सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर जरूर करें। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 15 में क्वेश्चन आया था ये कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, रिफर टू एज। इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर दें तो इसके बारे में कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। बस चैप्टर नंबर 12 के चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में बस एक वर्ड लिखा है, एक्टोपिक और प्रेगनेंसी। जो स्टूडेंट इसका मतलब नहीं जान पाया होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि इसका मतलब हम जाने, तो जो भी एनसीईआरटी में इस टाइप के वर्ड्स आते हैं उसको एक बार आप जरूर जानने की कोशिश करें, उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका आंसर ये होगा, एक्टोपिक का मतलब कि आउटसाइड। कहां पे? तो जनरली यूट्रस में क्या होता है, फॉर्म होता है प्रेगनेंसी, या अगर इम्प्लांटेशन क्या हो रहा है, एम्ब्रियो अदर देन द यूट्रस हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन आया 15 में कि कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन द, किसके अंदर चेंज को कहते हैं कैपेसिटेशन और कब ये हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं मतलब कि जिसके अंदर आयंस जब इंटर करते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इसे कहते हैं क्या, कैपेसिटेशन। और ये होता किसमें है, स्पर्म के अंदर होता है। और जब स्पर्म इंटर करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए इनसाइड द जेनिटल ट्रैक्ट में फीमेल के, तो बिफोर द फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होता है। बिफोर द फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स को एक्टिव किया जाता है कि वो आसानी से ओवम के अंदर इंटर कर जाएं। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कैपेसिटेशन। आयंस के अंदर आने से ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके अंदर आयन आता है क्या, कैल्शियम एंटर आयन करता है और कैल्शियम सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इसका रोल ये होता है इसको एक्टिवेट करना। कैल्शियम के अंदर आने से ये इसकी मोबिलिटी वेरी फास्ट हो जाती है। ये आप ध्यान देंगे, इसको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ द कैल्शियम क्या होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक क्वेश्चन और आया 17 में। अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा नीट की 17 में, अगर उसने पेपर सॉल्व किए होंगे, अर्ली पेपर सॉल्व किए होंगे, तो उसको इस क्वेश्चन का फायदा मिला होगा, क्योंकि ये वर्ड पूरे एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना 11th की एनसीईआरटी में ना 12th की एनसीईआरटी में। क्लियर है? तो जो स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करना एक की है सक्सेस का। जो जो नए वर्ड्स आ रहे हैं पेपर में, न्यू वर्ड्स जितने भी पेपर में आ रहे हैं, न्यू जितने भी साइंस के वर्ड आ रहे हैं, बायोलॉजिकल वर्ड आ रहे हैं, उनको एक बार आप जरूर क्या करें, स्कैन करें प्रॉपर वे में। स्कैन करने के बाद उसकी मीनिंग्स को खोजें, क्या उसका मतलब निकल रहा है, और ये फ्यूचर में आगे चल के एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिख सकता है। तो इसमें पहला क्लू क्या दिखाई दिया कि आपको पेपर्स में जितने भी नए वर्ड आए उनको क्या करना है, आपको फॉलो करना है उसके बारे में। तो कैपेसिटेशन अकर कहां पे हो रहा है, तो जब स्पर्म एंटर कर जाता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तब वहां पे उसकी मोबिलिटी वेरी फास्ट होती है और उसको एक्टिव बनाया जाता है। उसका आंसर कहां पे होगा, आंसर होगा इसका नंबर 4 कि कैपेसिटेशन अकर होता है कहां पे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। कॉलम दिया है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। ये क्वेश्चन आया था सेकेंड फेज 16 में। देखते हैं यहाँ पे पहले कि पहला दिया यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया है और एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। क्लियर है? एंट्रम जो होता है ये ग्राफियन फॉलिकल के थर्ड फॉलिकल जो बनता है उसमें ये फॉर्म होता है। तो इसका आंसर होगा क्या कि एंट्रम इज रिलेटेड विद द ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। ये रेडी है निकलने के लिए। विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन क्या करता है, ये निकल के
बाहर आता है ओवम, दैट इज कॉल्ड द, उसको ओवल्यूशन कहते हैं। एक दूसरा वर्ड आया यहां पे क्या, इसे हम कह रहे हैं क्या, ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफो का मतलब होता है फूड से रिलेटेड और एक्टोडर्म का मतलब होता है कि आउटर साइड। आपने देखा होगा कि ट्रोफोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड में, यहाँ पे ब्लास्टोसील के अंदर, आउटर साइड में यहाँ पे अंदर की तरफ स्टेम सेल्स होती हैं यहाँ पे। तो ट्रोफो जो वर्ड आ गया ये किसके लिए आ गया, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट से आया यहाँ पे, और ये फॉर्म करता है क्या, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए आ रहा है यहाँ पे। एक नया वर्ड आया नीट के अंदर, इसे कह रहे हैं क्या, नेबेनकर्न। नेबेनकर्न किससे रिलेटेड है, सब तो हो ही चुका है यहाँ पे, तो ये रिलेटेड है किससे, स्पर्म से। नेबेनकर्न का मतलब होता है कि नियर द, कर्न का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नियर जो भी चीज प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं नेबेनकर्न कहते हैं। जनरली ड्रोसोफिला के अंदर देखा जाए, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, उसके सराउंडिंग में, उसके बगल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, और नियर द न्यूक्लियस ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, नेबेनकर्न। तो ध्यान देना है, नेबेनकर्न का मतलब क्या है, नियर द न्यूक्लियस, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया 17 के अंदर नीट में, और यहां लिखा है कि टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में कौन सी है, ह्यूमन की बॉडी में कौन सी है। ह्यूमन की बॉडी यहां लिखा कंफ्यूज करने के लिए। जनरली अगर बात करें टेम्पोररी यहां लिखा है, टेम्पोररी की बात करते हैं कौन सी हो जाएगी इसके अंदर। अब यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा कि कार्पस लूटियम है, क्योंकि कार्पस लूटियम ओवोल्यूशन के बाद फॉर्म होता है। ओवोल्यूशन होता है मिड ऑफ द साइकिल में, 14 को ओवोल्यूशन होता है, और ये साइकिल 14 के बाद 14 डेज और चलती है। अगर 1 से ये साइकिल स्टार्ट हुई थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये 28 पे खत्म हो जाती है। 14 पे ओवम सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, यहां से रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज हुआ। तो बचे हुए दिन जो बच्चे हैं यहां से लेके 14 से 14 तक, इसी के बीच में क्या होता है, यहाँ पे कार्पस लूटियम फॉर्म होता है। लूटियम नाम लिखा गया किससे, ल्यूटीन से। ल्यूटीन का कलर क्या होता है, येलो। इसके अंदर ये रिलीज करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। ये रिलीज कर रहा है किसको, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने का ये रोल प्ले कर रहा है। आगे दिखाई दिया आपको यहां पे क्या, इसमें दो नए वर्ड आए। अब ये दो नए वर्ड जो हैं फ्यूचर में आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकते हैं, क्योंकि नीट ने बताया कि मैंने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप कैपेबल हैं तो इसके बारे में जानकारी रखिए, मैं फ्यूचर में इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आऊंगा। ये दोनों जो ग्लैंड हैं, ये ग्लैंड ह्यूमन की नहीं है, ये ग्लैंड है इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स की ये ग्लैंड है, और ये ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करती है। मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करने वाली ये ग्लैंड है जो क्या करती है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, अगर कहा जाए तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पे पाइनियल ग्लैंड को हम बोलते हैं थर्ड आई, क्योंकि ये हमारे पूरे के पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम करती है। नाउ मूव करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया 15 में, यहां लिखा है कि फीमेल के अंदर मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होता है। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड अंटिल। फीमेल के अंदर का मतलब की बात यहां पे क्या हो गई, फीमेल के अंदर तो मियोसिस बॉडी में सिर्फ एक ही जगह होती है, वो है ओवम की फॉर्मेशन में। देखते हैं कैसे हो रही है यहां पे। सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है 14 को एज ए ओवल्यूशन के फॉर्म में। ये वेट करती है मेल गैमेट का। मेल गैमेट जब इसके अंदर इंटर कर जाता है, मेल गैमेट का न्यूक्लियस जब इसमें इंटर करता है, तब इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो मियोसिस सेकेंड हो रहा है, ये कंप्लीट होने का काम कर रहा है। इससे क्या होता है, बनता है एक सेकेंड पोलर बॉडी, और एक बनता है ओटिड, जिसे हम ओवम कहते हैं। अब ओटिड और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। ये है स्पर्म का न्यूक्लियस और ये है ओटिड, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, तब जाके बनता है, हम इसे कहते हैं क्या,
ए सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। तो ये हो रहा है कब? फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद ये प्रोसेस क्या होता है ये टोटली एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से। अगर कोई बच्चा उसको अच्छी तरह से समझेगा तभी ये चीज़ निकाल पाएगा कि मियोसिस कब कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये फर्टिलाइजेशन के समय पहले हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के पहले जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज 2 में ये रिस्ट्रिक्टेड थी, ये रुकी हुई थी। फर्टिलाइजेशन के बाद ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। एनसीईआरटी का अगर डायग्राम देखेंगे आप, जहां ओवम का डायग्राम बना हुआ है, वहां पे उसके सराउंडिंग में लिखा हुआ है कि जो कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा यहाँ की सेल्स लगी हुई यहाँ पे, कोरोना रेडिएटा का मतलब कि सन की तरह रेज निकलने वाली लेयर्स यहाँ पे, इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये सेल्स हैं। लेकिन जोना पैलोसिडा के बारे में लिखा है यहाँ पे कि ओनली जोना पैलोसिडा, मतलब कि ये सेलुलर लेयर नहीं है। सेल लेयर को इन्होंने इंडिकेट करके बता दिया, और जो सेलुलर लेयर नहीं है उन्होंने बस उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। जोना पैलोसिडा का मतलब होता है एक ऐसा जोन जो ट्रांसपेरेंट होता है। ये जोना पैलोसिडा है। पैलोसिडा का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, और ये चेंज नहीं होता। जाइगोट बनता है उसके अंदर भी होता है, ये टिल रहता है मॉरुला स्टेज तक। तो मॉरुला स्टेज तक, जाइगोट से लेके मॉरुला स्टेज तक एक चीज क्या है? सिमिलर है। इस सबके अंदर जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट होता है, जाइगोट से लेके मॉरुला तक की स्टेज में साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है? इक्वल होता है। डिफरेंट क्या होता है? जाइगोट के अंदर सिर्फ 46 क्रोमोसोम है, लेकिन मॉरुला के अंदर नंबर ऑफ डीएनए क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिया है कि यहां पे क्वेश्चन आया 18 के अंदर, यहां पे नीट में, डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड जब भी आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है? इट्स कॉल्ड द फॉर्मेशन। तो यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने बोल दिया क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म जब बन जाते हैं तो वो अटैच हो जाते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर। सर्टोली सेल्स काफी जिगजैग होती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। इसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो यहां दिखाई दे रहा है कि अब जब ये सर्टोली सेल्स, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं, उनकी कैविटी से रिलीज होते हैं और कहां मूव करते हैं? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। एग्जैक्टली ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। मैं आपको ये फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। अपना माइंड आप डाइवर्ट नहीं करिए, एग्जाम आपके पास है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करिए। जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करिए। जितने भी न्यू वर्ड आए हैं उन पे आप फोकस करिए। जो एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं करते हैं वो आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिख सकते हैं। एनसीईआरटी में जो वर्ड जहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उस टाइप के सारे वर्ड्स को आप हाइलाइटर से हाईलाइट करके उनकी मीनिंग फाइंड आउट करिए। आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आप इजी फॉर्म में इसको इस बार आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां दिखाई दे रहा है कि सर्टोली सेल्स की कैविटी से निकल के कहां जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं। मेल की बॉडी में स्पर्म्स एक्टिव नहीं होते हैं। ये एक्टिव होते हैं कहां पे? फीमेल की बॉडी में ये एक्टिव होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो है एक टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू है। ये टिश्यू है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? टिश्यू है, एंडोक्राइन टिश्यू है। और ये कौन कौन सा हार्मोन निकालता है? और यहां लिखा है ये हार्मोन तो कई निकालता है, लेकिन यहां लिखा है यहाँ पे क्या कि मेंटेन करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले जो हार्मोन्स हैं उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं? यहाँ पे ये सारे हार्मोन आ रहे हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से निकलता है, ये आउटर सेल से निकलता है, HCG, और जाता है किसके पास? कार्पस ल्यूटियम के पास। इसको मेंटेन कराता है और क्या निकालता है? इससे प्रोजेस्टेरॉन को निकालने का काम करता है, जिससे प्रेगनेंसी हमारी मेंटेन रहती है।
ये है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन मतलब कि ये मिल्क को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस हमारे पास टोटल 4 होते हैं। ये क्वेश्चन दिया यहाँ पे, अगर एस लिखा है तो ये क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है कि और कौन कौन इसमें से कौन सा एस्ट्रोजन बॉडी में नहीं पाया जाता। तो पहले आप ये जानिए कि एस्ट्रोजन कितने होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये होते हैं 4 और मेन होता है एस्ट्राडायल। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। मूव करने से पहले एक चीज आप और जान जाइए, एस्ट्रोजन का मीनिंग क्या है। एस्ट्रोजन का मीनिंग ये है कि जो सेक्सुअल जेन का मतलब जेनेसिस और एस्ट्रो का मतलब कि जो सेक्सुअल साइकिल को स्टार्ट करे, सेक्सुअल साइकिल को स्टार्ट करने वाला एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का मतलब क्या है, प्रो का मतलब है इनिशियल स्टेज और गैस्ट्रो का मतलब है गैस्टेशन और जेन का मतलब है जेनेसिस। जो गैस्टेशन के इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट होता है, जो गैस्टेशन के इनिशियल स्टेज को स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पे दिया ये पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी में क्लास 12 के 3rd चैप्टर में एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें शो करता है कि पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल, ओवेरियन डेवलपमेंट, ओवेरियन हार्मोन एंड यूट्रस के इवेंट का लेयर। ये जो ग्राफ है इससे करीबन 20 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस ग्राफ को आपको देखना है। इस ग्राफ में एक चीज क्लियर लिखी हुई है, अभी वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है कि कौन सा हार्मोन के अंदर डबल पीक दिखाई देती है। सारे हार्मोन के अंदर सिंगल पीक दिखाई देती है, लेकिन बस एक ही हार्मोन है जिसके अंदर डबल पीक दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा, ये एस्ट्रोजन है, इसके अंदर आपको डबल पीक दिखाई देती है। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में फ्यूचर में आ सकता है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है तो उसी समय फॉलिकुलर फेज भी क्या होता है, स्टार्ट होता है। दोनों साथ साथ हो रहा है यहाँ पे। सिक्रेटरी फेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंडोमेट्रियम मैच्योर हो चुका है और वो ग्लैंडुलर फॉर्म में रिलीज कर रहा है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इसके साथ साथ ओवरी के अंदर ल्यूटियल फेज भी क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब कि कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द डे ऑफ 14 के बाद। ये कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो गया। मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या है कि जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का प्रॉपर फ्लो नहीं होता तो सारे के सारे एंडोमेट्रियल की लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन होके ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये है सारा का सारा सीक्वेंस, इसे आप इसे मैच करा सकते हैं। तो ये था हमारा, ये क्वेश्चन आया था 18 के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां दिया हुआ है कि चेंज इन गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, कौन सा हार्मोन ब्लड में जब सर्कुलेट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है इनसाइड द फीमेल। फिर ये क्वेश्चन बेस्ड है उसी ग्राफ से जो मैंने भी आपको बताया वहां पे कि ये टोटली उसी पे ग्राफ पे बेस्ड है। ग्राफ के लास्ट में आप देखेंगे कि जब एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है, जब इन दोनों का लेवल डाउन होता है तो लेवल डाउन होने का मतलब क्या कि ब्लड में इसका लेवल क्या हो गया, काफी बिलो हो गया। जब ये हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स जब ये रीड करते हैं कि ब्लड में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है तो ये अपने हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और ये हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वहां से रिलीज होते हैं दो हार्मोन जिसे हम कहते हैं क्या, FSH और LH। तो ये इन दोनों की कमी की वजह से ये एक्टिवेट होने का काम करता है। तो ब्लड में किसका सर्कुलेशन है जो रीड कर रहा है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस वो लेवल है किसका, दोनों का, एस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरॉन का। ये क्वेश्चन आया था 16 में, फोकस करिएगा से आप। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर ये क्वेश्चन बना यहाँ पे कि GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो नीडेड है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कर दिया रिप्रोडक्शन में, लेकिन आपको पता है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तब हो पाएगा जब हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो पाएगा।
तो डायरेक्ट हम रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। उसके पहले इवेंट की बात करते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा, और इसका आंसर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो हार्मोन है, हार्मोन निकलने के बाद कहाँ जाता है, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकालने का काम करता है। एक को कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरे को कहते हैं FSH। ये दोनों जब निकलते हैं तो ये LH जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कभी मिस नहीं होना चाहिए। LH जो है, इसके अंदर L है, तो ये L वाली सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है, मतलब कि लीडिक सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। ये है FSH, इसके अंदर S है, तो ये एक्टिवेट करता है किसको, सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो FSH हमेशा किसमें करेगा, S फॉर S को करेगा, और L हमेशा करेगा किसको, L को करेगा, लीडिक सेल्स को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करने का काम करता है। इसका आंसर क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं दो हार्मोन्स LH एंड FSH, जो लीडिक सेल्स को और ये सर्टोली सेल्स जिसे हम नर्व सेल कहते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। इसका आंसर होगा यहाँ पे नंबर 2। ये क्वेश्चन आया था 17 के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया है एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी कर दी गई है। यहाँ पे यहां दिया हुआ है कि किस वे में स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है टेस्टिस से एजुकेशन के टाइम में। यहां ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। पहले आता है रीटा टेस्टिस आता है, उसके बाद एफरेंट डक्ट्यूल्स आते हैं जिन्हें हम एफरेंसिया कहते हैं। उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस जहां पे स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, और वहां पे स्पर्म की लाइफ 3 से 4 मंथ हो सकती है। 4 मंथ के बाद ये सारे के सारे स्पर्म्स को वहां की जो मैक्रोफेज होती हैं वो सारी की सारी इनगल्फ कर जाती हैं। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज हो रहा है एपिडिडाइमिस के अंदर। बाद में एजुकेशन के टाइम में ये मूव करता है वास्ट डिफरेंस से, और ये मूव करके कहाँ चला जाता है, मेन एजुकुलेटरी डक्ट में मूव कर जाता है, वहां से फ्लो कर जाता है। तो ये पूरी की पूरी लाइन ही क्या हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एग्जैक्टली इसको कॉपी किया गया है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। एक और हार्मोन आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया है हार्मोन से लेवल से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस दिए हैं एंडोक्राइन के, लेकिन ये चैप्टर 11 के 22nd चैप्टर से नहीं दिए गए हैं, ये दिए गए हैं किससे, 12 के चैप्टर नंबर 3 से। फोकस करना, ये आया था सेकेंड पेज में 16 में दिया यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन जो है, जो सिमिलर हार्मोन्स लाइक द HCG, HPL जो है आपका एस्ट्रोजन जो है, जो प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, ये प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे हार्मोन, ये दोनों जो हार्मोन हैं, ये प्रेगनेंसी के टाइम ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, मेनली रिलीज होते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम कौन फॉर्म होता है, तो एक टेम्पोररी इंडोक्राइन टिश्यू फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से ये सारे के सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यहाँ लिखा ही है कि ह्यूमन कोरियन जो एक लेयर है, कोरियन का मतलब ही होता है कि जो आउटर लेयर जो फिटस को कवर, जो प्रोटेक्शन करती है। कोरियन से आया है वर्ड कोरियन का मतलब ही होता है कि आउटर कवरिंग ऑफ फिटस। तो ये है प्लेसेंटा इसका आंसर होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहां लिखा है कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली कब पॉसिबल है, कब फिजिबल हो सकता है, यहां पे क्या कंडीशन है इसकी। तो यहां दिया है पॉसिबल दिखा जाए यहां पे, तो जब प्रॉपर वे में एक स्पर्म का मूवमेंट प्रॉपर टाइम में हो, उसी टाइम में हो जब ओवम ओवल्यूट हुआ है बॉडी के अंदर। तो अगर दोनों साथ साथ मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, ये इसके पास टेल है मूव करने के लिए, और इसको सीलिया मूव कराता है, फैलोपियन ट्यूब का सीलिया इसे भी हेल्प करता है मूव कराने के लिए दोनों की तरफ, इसकी एनर्जी को कंजर्व करता है। बेस्ट स्पर्म क्या होता है, इससे जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करने का काम करता है। जहां फर्टिलाइज करता है उस प्लेस को हम बोलते हैं क्या, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, जो कहां प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में यहां पे कंफ्यूज करने के लिए एक और दे दिया प्लेस यहां पे सर्विक्स, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं कहां पे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। इनहिबिन का जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है इनहिबिट करने से, और जब भी वो कोई चीज इनहिबिट होता है इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव फीडबैक है।
ये नेगेटिव फीडबैक है। नाउ देखते हैं आगे, ये एनेबिन कौन सिक्रीट कर रहा है और कैसे सिक्रीट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नर्व सेल्स को हम कहते हैं क्या, सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये सारी की सारी सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, टेस्टिस में प्रेजेंट हैं और ये रिलीज करती हैं एंड द इनहिबिट करती हैं किसके सिक्रीशन को, एलएच के सिक्रीशन को। ये निकालती हैं इनहिबिन हार्मोन, और इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, मूव करता है दो जगह पे। एक जगह है क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है एलएच, इसको क्या करता है, ये निगेटिव फीडबैक देके इसको निकलने से रोकने का काम करता है। तो ये दिखाई दिया यहाँ पे, उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है कि नर्व सेल की सर्टोली सेल से क्या निकल रहा है, एनबिन निकल रहा है। और ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो एनबिन के बारे में आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ये फ्यूचर में एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको और दिखाई देगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी मैंने देखा था आपका कि जीएनआर की फ्रीक्वेंसी को कौन मेंटेन कर रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये क्वेश्चन आया था कब, 16 में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है किससे, कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा करेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे कि जब एलएच हार्मोन निकलता है तो ये डायरेक्ट एल वाली सेल, मतलब कि लिडिक सेल्स को क्या करता है, इस पे एक्शन डालता है, और लिडिक सेल्स के अंदर से ये जनरेट कराता है क्या, एंड्रोजेंस को रिलीज कराने का काम करता है। जनरली हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के एंड्रोजन प्रेजेंट हैं। टेस्टोस्टेरोन उनमें से पहले आता है, दूसरा है डाईहाइड्रोटेस्टेरोन, तीसरे के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो पहला हो गया ये तो करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो एफएसएच है वो इस पर सर्टोली सेल्स पे एक्शन करता है। मैंने अभी बताया है यहाँ पे कि जो एफएसएच है उसमें एस आ रहा है, और ये एस वाले एक्शन सेल्स को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये सर्टोली सेल्स पे एक्शन कर रहा है, और सर्टोली सेल्स क्या कर रही है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है जो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या करता है, ये हेल्प करने का काम करता है। मूव करेंगे हम आगे की तरफ। एलएच हार्मोन का लेवल काफी इंक्रीज रहता है ओवोल्यूशन के टाइम में। एलएच हार्मोन जाता है इन ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर। ग्राफिन फॉलिकल में यहाँ पे ढेर सारी ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और जो ग्रेनुलोसा सेल्स फॉलिकल के साइड अटैच हैं उनके अंदर जाके उनके लाइसोसोम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। जब यहाँ के लाइसोसोम्स एक्टिवेट होते हैं तो ये ऑटोफैजी करते हैं, और यहाँ की मेम्ब्रेन ब्रस्ट कर जाती है, वो एंट्रम के लिक्विड के साथ पूरा का पूरा सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होके बाहर की तरफ निकल आता है। ओवरी से ओवरी की फिम्बरी कैच करती है, तो इसका लेवल राइज है। क्लियर है। मूव करते हैं हम यहाँ पे 4th की तरफ कि क्या एफएसएच और एलएच और एफएसएच का लेवल डिक्रीज करता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। नहीं, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब फॉलिकुलर फेज होता है तो ये लगातार क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, ये डिक्रीज नहीं करते हैं। फॉलिकुलर फेज एवोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, नंबर 4 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन कब आया था नीट में, ये 16 में आया था। तो आप एक एक पॉइंट को फोकस करते रहेंगे। अब यहां दिया है कि इसमें से कौन सा इवेंट जो ओवोल्यूशन के प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है उससे रिलेटेड है। एवोल्यूशन के टाइम में एलएच का लेवल काफी हाई होता है, ये पॉइंट सही है। आप ग्राफ में देखेंगे कि आप देखेंगे कि एलएच का लेवल जो है ये पीक पे पहुंच रहा है कब, जब 14 को मिड ऑफ द डेट को जब ओवोल्यूशन होता है तो इस समय ये पीक पे होता है। इसका मतलब कि ये चीज सही है, इसको क्या कहते हैं, एलएच सर्च कहते हैं। इसी एलएच की वजह से ये ओवोल्यूशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है। दूसरा कह रहे हैं हम लोग क्या, डिक्रीज इन एस्ट्राडायल। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो प्रोसेस ऑफ ओवोल्यूशन के अंदर इस एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जब ओवम रिलीज होता है तो उस समय यहां पे ये क्या होता है, सापली क्या होता है, डिक्रीज होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। फिर जब कार्पस लूटियम फॉर्म होता है फिर क्या करता है, ये इंक्रीज होता है। तो एस्ट्रोजन तुरंत क्या करता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल जो है
इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, एवोल्यूशन से इसका कोई मतलब नहीं है। एस्ट्रोजन फॉर्म किससे होता है? एस्ट्रोजन फॉर्म होता है जो ग्रोइंग फॉलिकल्स की सेल्स होती हैं, जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है, एफएसएच आने के बाद फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं इनकी सेल्स रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन को। तो ओवरी की जो ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई दे रही हैं अंदर की तरफ, वो क्या कर रही हैं? एस्ट्रोजन को रिलीज करने का काम कर रही हैं। जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ग्रोइंग फॉलिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोजन को रिलीज करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ मिल गया हमें। आगे ये सारे चीजें क्या है? ये रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइट, जो अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 के अंदर। मैंने बताया था आपको यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल एक फुली ग्रोन फॉलिकल होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which of these is not an important component of the initiation of birth? पार्ट्यूशन का मतलब क्या होता है? गिविंग द लेबर, लेबर पेन कहते हैं पार्ट्यूशन को। और इसका मतलब क्या होता है? लेबर पेन कब होता है? तो जब मदर क्या करती हैं? बेबी को डिलीवर करती हैं लेबर पेन के थ्रू बाहर, इसे कहते हैं क्या? पार्ट्यूशन कहते हैं। अब हमें देखना यहाँ पे यह है कि लेबर पेन में क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ सबसे पहले दिखाई दे रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोम्यूट्रियम के अंदर, जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। आगे बात करते हैं, जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ये कोरियन से एमनियन से रिलीज होता है। ये रिलीज हो रहा है किससे? कोरियन से, एमनियन से और मायोम्यूट्रियम से क्या होता है? ये एंडोम्यूट्रियम से भी क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये पूरा का पूरा रिलीज हो रहा है और इसका भी रोल है क्या? कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है बर्थ के टाइम में, इसका दिखाई दिया यहाँ पे। इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो क्या होता है? इंक्रीज रहता है, जरूरी होता है। लेकिन इसका कोई रोल नहीं है बर्थ में। इस हार्मोन का कोई रोल नहीं है बर्थ में, क्योंकि ये हार्मोन है मैमरी ग्लैंड को ग्रो कराता है, साथ में मिल्क फॉर्मेशन में क्या करता है? ये हेल्प करने का काम करता है। तो मिल्क को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। इसमें इसका बर्थ के टाइम में इसका कोई भी रोल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ये 1 होगा। ऐसी बहुत से ढेर सारी वीडियो हमारी मेरे चैनल पे आती रहेंगी, तो उसे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी बाय अंचल सर को लाइक करें और शेयर करें। साथ में अगर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस चाहिए जो इस बार आ सकते हैं नीट एग्जामिनेशन में एज ए गेस्ट पेपर के फॉर्म में, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, या आपको मुझसे पढ़ना है तब भी आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। अभी आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं आपको इतने क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नीट एग्जामिनेशन में मिलेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।